वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को किया था, जिसमें डिमांड, सप्लाई, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन को हम इन डिटेल किया था और उसके साथ ही हमने उसमें सर्विसेज में लो ऑर्डर सर्विसेज, हाई ऑर्डर सर्विसेज और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को ब्रीफ में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक को चेक करें। आज हमें जो करना है वो है इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर नीदर टैक्स्ड नॉर मॉनिटर्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा खंड हमारी इकोनॉमी का जो ना तो टैक्स पेयर होता है और ना ही उसको किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी सॉवरेन के द्वारा उसे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपल to facilitate their work in daily life. The workers migrate from rural areas in search of employment are unskilled. रूरल से अर्बन एरिया की और जो माइग्रेशन होता है उसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए और उनके द्वारा जितनी भी सर्विसेज दी जाती है वो सारी सर्विसेज जनरली इनफॉर्मल सेक्टर के तहत ही कैटेगराइज की जाती है। दे आर एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज एज हाउसकीपर, कुक्स, gardeners, hawkers, vendors, artisans, etc. This segment of workers is अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि इनका कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से इसको नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का ये टैक्स पेइंग नहीं करते हैं, ना ही गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाता है। वन सच एग्जांपल, जैसे अगर मुंबई का एग्जांपल दे तो मुंबई में एक डब्बा वाला का मतलब क्या है कि मुंबई में जितने भी लोग सब अर्बन एरिया से, आसपास के एरिया से वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, उन सभी को जो खाने की सप्लाई, जो दोपहर के खाने की सप्लाई बात करें या रात के खाने की सप्लाई के लिए जो टिफिन सर्विसेज जो दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, डिब्बा वाला या डब्बा वाला सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अबाउट 1,75,000 कस्टमर्स ऑल ओवर द सिटी। तो लगभग 2 लाख के आसपास वो लोगों को क्या करते हैं, वो टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। ये है इनफॉर्मल सेक्टर, जिसे हम लोग कई बार ग्रे सेक्टर भी कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेक्टर जो जनरली टैक्स पेयर होता है, सरकार के पॉलिसीज के द्वारा उसे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रेगुलेट किया जाता है। All jobs with normal hours and regular wages and are recognized as income source on which income taxes must be paid. Government employee, private sector enterprises या private sector के जितने भी हाई एम्प्लॉयज होते हैं जो टैक्स पे करते हैं और उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी से फायदा मिलता है या गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा कुछ यूँ कहें कि वो क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। हम उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग फॉर्मल सेक्टर यहाँ पे। तो इनफॉर्मल सेक्टर को हम लोग कई बार नॉन फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं। और तो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में और फॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है। अगली कड़ी की ओर बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल एंगेज्ड इन टर्सरी एक्टिविटीज। कौन कौन से पीपल टर्सरी एक्टिविटीज में क्या होते हैं, एंगेज्ड होते हैं। ये टर्सरी एक्टिविटीज में लोगों का एंगेजमेंट हमें कैसा दिखता है। मोस्ट पीपल are service worker. Services are provided in all societies, but in more developed countries a higher percentage of workers is employed in provision of services in contrast to less than 10% इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। हमने प्रीवियस वीडियो में बच्चे आपको बताया था कि जैसे जैसे इकोनॉमी लिस्ट डेवलप से डेवलपिंग होती है, डेवलपिंग से डेवलप होती है, तो धीरे धीरे करके वहाँ के बहुत बड़े पॉपुलेशन का एक सेक्टोरल शिफ्टमेंट फ्रॉम प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी में होता जाता है। अगर आप डेवलप कंट्री में यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे कंट्री को देखें या वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, वहाँ पे टर्सरी एक्टिविटीज़ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। बट ऑन द अदर हैंड साउथ एशियन कंट्री को देखें, मोस्टली अफ्रीकन नेशन के कंट्री को देखें या आप साउथ अमेरिका की कंट्री को देखिए, उनका मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा दिखता है। इन यूएसए ओवर 75% ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड इन सर्विसेज। अगली कड़ी की ओर बढ़ें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यूएसए में बहुत सारे लोग किसमें हैं, टर्सरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में या तो लोगों की संख्या कम हो रही है
या तो ह्यूमन का या पीपल का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे कम हो रहा है, या फिर उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा, वो अनचेंज्ड है यहाँ पे। अब इसी में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज है उनको हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्विस है उसका नाम है टूरिज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। तो टूरिज्म और इसी से बनना है टूरिस्ट। तो टूरिज्म का मतलब क्या है कि टूरिज्म इज अ ट्रैवल, एक ट्रैवल है, एक यात्रा है, अंडरटेकन फॉर पर्पसेस ऑफ रिक्रिएशन रैदर देन बिजनेस। टूरिज्म एक ऐसा ट्रैवल है जिसका उद्देश्य एंजॉयमेंट होता है, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य अपने बिजनेस को ग्रो कराना जनरली नहीं होता है। हो सकता है अपवाद के फॉर्म में या एक्सेप्शनली कुछ केसेस में बेशक हम देख लें, लेकिन द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इज द रिक्रिएशन और एंजॉयमेंट। इट हैज़ बिकम वर्ल्ड्स single largest tertiary activity in total registered jobs 250 million and total revenue 40% of the total GDP। तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है बच्चे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक सर्विस सेक्टर क्या उसका नाम क्या है ना, टर्सरी एक्टिविटी, वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी का नाम बताइए, जिसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। मैं कुछ कंट्री का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भूटान, स्विट्जरलैंड, नेपाल और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिनके रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स, जिनके जीडीपी का बहुत बड़ा जो सोर्स आता है वो कहाँ से आता है, वो टूरिज्म से आता है। बिसाइड्स मेनी लोकल पर्सन्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक, अब देखिए टूरिज्म से कैसे कैसे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट जगह, जैसे दार्जिलिंग की बात करें, मिरिक की बात करें, रोहतांग की बात करें, बारालाचला की बात करें, गुलमर्ग, श्रीनगर, थिम्पू और भी अलग अलग जगह, औली, नैनीताल, देहरादून, इन जगहों की बात करते हैं, जैसे ही कोई जगह एक मेजर टूरिस्ट हब या टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता है, वहाँ पे लोगों का आना जाना, लोगों का वहाँ पे मूवमेंट शुरू होता है, और इसके साथ ही उस पर्टिकुलर जगह पे डिमांड ट्रिगर होना शुरू हो जाता है, और उन्हीं डिमांड को फुलफिल करने के लिए धीरे धीरे करके वहाँ पे फैसिलिटीज डेवलप होना शुरू हो जाता है, और उन्हीं फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइडर एज एन एम्प्लॉय वहां पे धीरे धीरे करके एम्प्लॉय जनरेशन में एंगेज होना शुरू हो जाते हैं। किस किस चीज में, जैसे अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट एंड स्पेशल शॉप सर्विंग द टूरिस्ट। टूरिज्म फॉस्टर्स द ग्रोथ ऑफ infrastructure industries, retail trading and craft industries. In some regions tourism is seasonal because the vacation period is dependent on favorable weather conditions, but many regions attract visitors all the ईयर राउंड। अब यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही है बच्चे, कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे एक जगह पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होने के साथ ही साथ वहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को भी डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी टूरिस्ट किसी जगह पे घूमने के लिए जा रहा है तो उसे बेहतर फैसिलिटीज चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए होटल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, वहाँ पे घूमने फिरने के लिए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, रिटेल ट्रेडिंग चाहिए, क्राफ्ट चाहिए, वो शॉपिंग करेंगे, कपड़ों की खरीदारी करेंगे, और भी कई अलग अलग प्रकार की चीजें जो टूरिस्ट की ओर से एज अ डिमांड रखी जाती है, उनको डेवलप करना उस टूरिस्ट सेंटर के लिए एक इंपॉर्टेंट कार्य, ताकि वो उस जगह को और ज्यादा पॉपुलैरिटी टूरिस्ट के लिए दे सके वहां पे। अब देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जिसका जो टूरिस्ट ये है, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज है, या टूरिस्ट इंडस्ट्री ना बोलें, टूरिस्ट सर्विस है, वो सीजनल होता है। जैसे रोहतांग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, ये कुछ ऐसे हैं जहां पे साल के 3 या 4 महीने में ही वहां पे मात्र टूरिस्ट सर्विसेज होते हैं, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर वो इंडिया के रेस्ट ऑफ द पार्ट से कट जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह भी, जैसे भूटान की बात करें, साउथ में केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, गोवा देखें, तो बहुत सारे ऐसे जगह भी हमें दिखते हैं जहां पे थ्रू आउट द ईयर कंडीशन या वेदर में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने के कारण थ्रू आउट द ईयर वहां पे टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। अब टूरिस्ट रीजन, अब कौन कौन से टूरिस्ट मेजर यहाँ पे रीजन्स आप देख रहे हैं, द वार्मर प्लेसेस अराउंड मेडिटेरेनियन कोस्ट। अगर मेडिटेरेनियन कोस्ट याद होगा बच्चे, नॉर्थ में यूरोप और साउथ में अफ्रीका के बीच का जो एरिया है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रल का जो एरिया उसी को मेडिटेरेनियन सी या उसी के आसपास के कोस्टल एरिया को मेडिटेरेनियन कोस्ट कहते हैं। तो वो थोड़ा सा वार्मर रीजन में होता है, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या बताया था कि मेडिटेरेनियन कोस्ट विंटर रेनफॉल को एंजॉय करता है, समर वहां पे ड्राई होता है। तो चूंकि जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ रिस्पेक्टिवली इक्वेटर की ओर जाते हैं, गर्मी बढ़ती जाती है। तो यही कारण है कि मेडिटेरेनियन रीजन विंटर
विंटर सीजन में रिलेटिवली वार्म आप बोल सकते हैं टेम्परेचर कंडीशन को प्रोवाइड कराने के कारण विंटर में ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के फॉर्म में वो उभर के सामने आया है। एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें बताई जा रही, इंडिया के वेस्ट कोस्ट को देखें और मेडिटेरेनियन कोस्ट। अगर इंडिया के संदर्भ में देखें तो जनरली समर में जो हमारा जो वेकेशन टाइम हमें जो एंजॉय करना होता है वो हम लोग पहाड़ी एरिया में जाते हैं, हिली एरिया में जाते हैं, माउंटेनियस हिमालयन एरिया में जाते हैं। लेकिन अगर ठंड के दिनों की बात करें तो सदर्न इंडिया में केरला, गोवा, तमिलनाडु, कुर्ग, कर्नाटका के एरियाज में हमारे जनरली टूरिस्ट डेस्टिनेशन विंटर में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अदर इंक्लूड विंटर स्पॉट्स रीजन्स, विंटर स्पॉट्स में जैसे आप गुलमर्ग वगैरह में जाएंगे वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे फाउंड मेनली इन माउंटेनियस एरियाज एंड वेरियस सीनिक लैंडस्केप्स एंड नेशनल पार्क विच आर स्कैटर्ड। हिस्टोरिक टाउन्स ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट because of the monument, हेरिटेज साइट एंड कल्चरल एक्टिविटीज। अगर हिस्टोरिकल टाउन्स की बात करें जैसे ब्लैक पैगोडा कोणार्क ओडिशा की बात करें, जैसे एहोल की बात करें, अगर हम महाबलेश्वर की बात करें, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप बोल सकते हैं जगन्नाथ टेम्पल की बात करें, सारनाथ की बात करें, पाटलिपुत्रा की बात करें, ये बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल टाउन्स हैं जो एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के फॉर्म में हमें दिखते हैं। लेकिन अगली कड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने के लिए जा रहा है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो हमारे टूरिज्म को क्या करता है, अफेक्ट करता। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को भी किया और यहाँ पे टूरिज्म को भी अफेक्ट करने वाले दो मेजर फैक्टर्स को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट वन इज डिमांड, जो ट्रांसपोर्ट में भी था, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्ट। जब तक डिमांड नहीं होगा, हमने पहले ही बताया है फिर बता रहा हूं कि डिमांड ही किसी प्रकार की इंडस्ट्री, किसी प्रकार की सर्विसिंग की पूर्व शर्त है। सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती है लेकिन उसका एक्सचेंज तब तक नहीं होगा जब तक किसी प्रकार की डिमांड या किसी प्रकार का डिमांड ट्रिगर नहीं होता है। सिंस द लास्ट सेंचुरी द डिमांड फॉर हॉलीडेज हैज इंक्रीज रैपिडली। इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के कारण, पहली बात उनकी अर्निंग बढ़ने के कारण, उनके सेविंग बढ़ने के कारण, और लीजर टाइम, उनके खाली वक्त, या कई बार कुछ ऐसा समय भी होता है साल में जिस दौरान उन्हें छुट्टियां मिलती है, हॉलीडेज मिलती हैं, या फिर उनको ऑफिस से छुट्टी होती है, ऑफिस में काम उनके पास ज़्यादा नहीं होता, उस दौरान वो जनरली अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एंटरटेनिंग पर्पज से या रिक्रिएशनल पर्पज से वो एज अ टूरिज्म वो एंजॉय करना या एक्सप्लोर करना वो शुरू करते हैं। एंड मेनी मोर पीपल टू गो ऑन हॉलीडेज फॉर लीजर। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एक डिमांड आया, लेकिन हमें जनरली लगता है कि डिमांड लोगों के द्वारा रखी जाती है, लोगों के द्वारा डिमांड रखी जाती है, लेकिन कोई भी एक रिमोट एरिया में, जैसे अगर मैं बोलूं कि मणिपुर में एक लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक, और वहीं पे एक नेशनल पार्क है केबुल लामझाओ, और उसी मणिपुर लेक में एक जो फ्लोटिंग पार्क है जिसको फुमडीज कहते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पता कैसे चला? हम लोगों में से बहुत सारे लोग या तो वहाँ गए नहीं हैं या फिर लोगों से सुने, लेकिन कई बार सरकार की बात करें, सॉवरेन की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सेलिब्रिटीज़ की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ की बात करें, वो कई बार किसी जगह के स्पेसिफिक फीचर के बारे में हमें ऐड देते हुए दिखते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में नाम सुना होगा। इनक्रेडिबल इंडिया 1972 में एक कैंपेन दिया गया, अतुल्य भारत, और वो कैंपेन इसलिए किया गया, उसकी कैंपेनिंग इसलिए की गई ताकि वर्ल्ड को ये बता सके कि इंडिया का कल्चर, उसका हेरिटेज, उसका एनवायरनमेंट, उसकी इकोलॉजी, उसकी ज्योग्राफी, उसका क्लाइमेट इनक्रेडिबल है, और हमारे देश आइए, पधारो मारो देश, हमारे देश आइए और यहाँ पे आके इंडिया को अच्छे से एक्सप्लोर करिए। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? तो यहाँ पे एक ब्रांडिंग की जा रही है अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, अपने यूनिक ज्योग्राफी की, अपने इंडिया की। बहुत सारे अपने टूरिस्ट आप बोल सकते हैं कैंपेन या टूरिस्ट स्लोगन का नाम सुना होगा, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, जैसे असम के लिए बोलते हैं द ऑसम असम, ये 2020 के लिए दिया गया है। नागालैंड के लिए द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, सिक्किम के लिए स्मॉल बट ब्यूटीफुल,
है ना, अमूल के लिए इनक्रेडिबल एडिबल, नहीं बोलते अमूल खाएगा इंडिया तो जिएगा इंडिया, है ना, अमूल इनक्रेडिबल एडिबल। गुजरात के लिए वाइब्रेंट गुजरात, राजस्थान के लिए कई बार कहा जाता है कि पधारो मारो देश। तो इन सब कैंपेनिंग या कैंपेन या स्लोगन के द्वारा यहां पे कौन सी बातें बताई जा रही है कि डिमांड को ट्रिगर किया जा रहा है, डिमांड को बनाया जा रहा है। कई बार डिमांड लोगों की ओर से होता है, लेकिन कई बार डिमांड बनाया जाता है लोगों की नजर में, कंट्री की नजर में, अब्रॉड में पब्लिसिटी की जाती है कि आप इंडिया को आइए, देखिए, समझिए, पहचानिए, उसको एक्सप्लोर करिए, उसको अच्छे से समझें। और इन सब चीजों के द्वारा यहां पे टूरिज्म फैसिलिटीज को, टूरिज्म हब को और उससे जुड़े हुए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को डेवलप किया जा रहा, और उसका उद्देश्य उससे जुड़े हुए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोसेस को बढ़ाना और उस पूरे एरिया का एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना भी है। यहां पे ट्रांसपोर्ट की बात करें, द ओपनिंग अप ऑफ टूरिस्ट एरियाज हैज बीन एडेड बाय इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। अब देखिए, हमने कैंपेन तो कर दिया कि आइए हमारे देश, लेकिन जब तक आप उस जगह तक एक्सेसिबिलिटी के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, टेलीफोनी, कम्युनिकेशन आप डेवलप नहीं करेंगे, तब तक लोग यहां आ तो जाएंगे लेकिन उस एरिया तक एक्सेस या उस एरिया को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ट्रैवल इज ईजियर बाय कार with a better road system. More significant in recent years has been the expansion of air transport. अब देखिए बच्चे, कई बार क्या होता है कि हम लोग जम्मू कश्मीर के एरिया में, रोहतांग वगैरह में या वैष्णो देवी की बात करते हैं, वहाँ पे हेलीकॉप्टर या चॉपर फैसिलिटीज भी है। नॉर्थ ईस्ट इतना इनक्रेडिबल है, इतना आप बोल सकते हैं वो डाइवर्सिफाइड नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं, लेकिन वहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के बहुत अच्छे डेवलप नहीं हो पाने के कारण हमने नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म हब को या नॉर्थ ईस्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म हब के फॉर्म में उतना डेवलप हम नहीं कर पाए हैं, उसे और अच्छे तरीके से डेवलप किए जाने की जरूरत है। जैसे आप लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, मानस का नाम सुना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मणिपुर में इसका लेक लोकटक का नाम बताया, वहाँ पे उसी प्रकार से मौसिन राम की बात करें, चेरापूंजी की बात करें, जो प्लैनेट का सबसे वेटेस्ट पैलेस माना जाता है वहाँ पे, तो उन सब जगह को या उन सब जगह के यूनिकनेस को पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए, पूरे वर्ल्ड के सामने उसे रखने के लिए उसे एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी से भी जोड़े जाने की जरूरत है, ताकि वहां के हम यूनिक ज्योग्राफी को क्या कर सकें, टूरिज्म पर्पस से और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एयर ट्रैवल allows one to travel anywhere in the world in a few hours of flying time from their homes. The advent of package holidays has reduced the cost. कई बार पैकेज हॉलीडेज भी दिया था, आप लोग कई बार टीवी पे या इंटरनेट पे आता है कि 3 days 2 nights का पैकेज, या इसका पैकेज, ये पैकेज, वो। तो इन सभी का उद्देश्य ही ये होता है कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं, जिस चीज के द्वारा जा रहे हैं, आपके एंजॉयमेंट का, आपके रिक्रिएशन का, आपका एंटरटेन का पूरा ध्यान रखा जाए, और उस जगह पे जाने के बाद आप उस जगह के एनवायरनमेंट को कंप्लीटली एंजॉय कर सके। और इसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अब कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से मेजर फैक्टर्स आप यहां पे देख सकते हैं। 4 मेजर फैक्टर्स आपको यहां पे दिख रहा है, 4 मेजर चीजें आप यहां पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, सेकेंड वन इज लैंडस्केप, थर्ड वन इज हिस्ट्री एंड आर्ट, एंड द फोर्थ वन इज कल्चर एंड इकोनॉमी। अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई। अगर क्लाइमेट है तो वो वहां के लैंडस्केप या वहां के लैंडफॉर्म से वो अटैच होगा। अगर लैंडफॉर्म है तो उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, उससे जुड़ा हुआ कोई स्पेशल स्किल एज एन आर्ट भी दिख सकता है वहां पे। और वहाँ का कल्चर, वहाँ का इकोनॉमी भी हमें एक अपील कर सकता है, हमें पुल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इन 4 फैक्टर को अलग अलग तरीके से रखने का मतलब है कि बहुत सारी जगहों पे ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो वो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, टाइगर हिल अगर आपको देखना तो वो लैंडस्केप से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ब्लैक पैगोडा जाते हो, कोणार्क जाते हैं, या अगर आप जगन्नाथ टेम्पल में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा उद्देश्य एक कल्चर और इकोनॉमी बेस्ड ज़्यादा है। अगर आप अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जाते हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना ज़्यादा है। अगर आप बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को घूमने के लिए जाते हैं, या बहुत सारे आप संग्रहालय वगैरह में जाते हैं या म्यूजियम में जाते हैं, तो वहाँ पे उद्देश्य हमारे आर्ट को एंजॉय करना या आर्ट को एक्सप्लोर करना है। तो 4 मेजर अट्रैक्शन कौन कौन से दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, सेकेंड वन इज लैंडस्केप, थर्ड हिस्ट्री एंड आर्ट, एंड द फोर्थ वन इज कल्चर एंड
इकोनॉमी। अब क्लाइमेट के बारे में देखें, मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन्स एक्सपेक्ट टू हैव वार्म सनी वेदर फॉर बीच हॉलीडेज। गोवा इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन reasons for the importance of tourism in southern Europe and Mediterranean islands or coast. The Mediterranean climate offers almost consistently higher temperature than in अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट को देखें तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, या विंटर के दिनों में वो और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। चूँकि साउथ की बात करें, वहाँ पे मेडिटेरेनियन कोस्ट के आसपास थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, विंटर वहाँ पे वार्म होता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो वो एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूरोप के लोगों के लिए देखा जाता है। long hours of sunshine and low rainfall throughout the peak holidays season। बेशक वहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन में हमने बताया था, कोपेन में आप लोगों ने 11 में पढ़ा भी होगा कि वो समर ड्राई होता है और विंटर वेट होता है, लेकिन वो एक प्रकार का सेमी एरिड क्लाइमेट में आता है। 50 to 75 सेंटीमीटर के आसपास ही वहाँ पे रेनफॉल है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है टूरिस्ट अट्रैक्शन का। People taking winter holidays have specific climatic requirements, either higher temperatures than their own homelands or snow cover suitable for स्कीइंग। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्कीइंग के लिए बात करें, बहुत प्रकार के वो बर्फ से चीज़ें हुए गेम का एंजॉय करते हैं, बर्फ़ का एंजॉय करते हैं, लेकिन एक सीमा तक जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्लाइमेट सीवियर हो जाता है तो वो थोड़ा सा वार्मी एटमॉस्फेयर या वार्मी क्लाइमेट की ओर या वार्मी सराउंडिंग्स की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंडस्केप। तो लैंडस्केप का मतलब क्या होता है कि लैंड पे या पृथ्वी के अपर मोस्ट लेयर में पाया जाने वाला किसी भी प्रकार का फीचर्स, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन मेड हो। लैंडस्केप नेचुरल भी हो सकता है और वो आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। मेनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन एन अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट विच ऑफन मीन्स माउंटेन्स, लेक्स, स्पेक्टेक्युलर सी कोस्ट एंड लैंडस्केप्स नॉट कंप्लीटली अल्टर्ड बाय मैन। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर हम नेचुरल लैंडस्केप को एंजॉय करना चाहें, नेचुरल लैंडस्केप में अगर हमें, जैसे हमें अगर घूमने का मन हो तो हम लोग जम्मू कश्मीर में जाके पोंगोंग सो लेक को देखना चाहें, अगर हमें नैनीताल में जाने का मौका मिले हम वहाँ पे जाके झील को देख सकते हैं, कश्मीर वैली जाने का मौका मिले तो हम वहाँ पे डल झील, वुलर झील को देख सकते हैं, अगर सिक्किम में जाने का मौका मिले तो सिक्किम में जाके या दार्जिलिंग में जाके आप टाइगर हिल को देख सकते हैं। तो नेचुरल लैंडस्केप को भी आप क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ताजमहल देखने के लिए जा रहा है, लाल किला देखने के लिए जा रहा है, गोल गुंबज देखने के लिए जा रहा है, अगर तमिलनाडु के बृहदेश्वरा टेम्पल को देखने के लिए जा रहा है, अगर मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल को कोई देखने के लिए जा रहा है, तो ये भी लैंडस्केप हैं, बट दे ऑल लैंडस्केप कैटेगराइज अंडर ह्यूमन मेड लैंडस्केप और आर्टिफिशियल लैंडस्केप। द थर्ड वन इज हिस्ट्री एंड आर्ट। हिस्ट्री की बात करें, हर जगह का, हर कंट्री का अपना हिस्ट्री होता है, चाहे उसका प्रेजेंट हो चाहे उसका पास्ट हो, और उस हिस्ट्री भी हमें या उससे जुड़े हुए जो भी उसके मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी उसके आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो भी उसके लिटरेरी एविडेंस है, जो हमें जनरली इसमें क्या बोलते हैं म्यूजियम में रखे हुए दिखते हैं, उसके द्वारा भी हिस्ट्री हमें एक प्रकार का इमेजिनेशन देता है। हिस्टोरियोग्राफी हम उसे साइकोलॉजी में कई बार कहते हैं, और इमेजिनेशन का मतलब ये होता है कि आज जो चीज़ डेवलप है, चाहे वो हम स्कल्पचर की बात करें, पेंटिंग की बात करें, शहर की बात करें, कैनाल सिस्टम की बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें, इरिगेशन सिस्टम की बात करें, इन सब चीज़ों के हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद या इसके पहले की चीज़ों को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, इसका एम्ब्रॉयनिक फेज कैसा था और इसका आज का डेवलप फेज हमें कैसा दिखता है। तो हिस्ट्री, आप लोग कभी भी म्यूजियम घूमने के लिए जाएं बच्चे, तो म्यूजियम में जाके चीज़ों को सिर्फ देखें नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी को देखें। अगर आप बृहदेश्वरा टेम्पल जाते हैं, अगर आप कुतुब मीनार देखने के लिए जाते हैं, तो देखिए कुतुब मीनार में कैसे पहली मंजिल में ही नक्काशियां दिखती, कैसे वहाँ पे अरबी में आयतें लिखी हुई दिखती, वहाँ पे स्फेरिकल, वहाँ पे कॉनिकल शेप्स वगैरह दिखता है और उसके ऊपर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखें, और कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो हमें एक टेक्नोलॉजी बताता, उस समय के लोगों की थॉट बताता, आइडिया बताता है, आइडियोलॉजीज बताता है, और इस प्रकार से हमारे सामने वो पूरे हिस्टोरिकल पास्ट का एक ब्रॉड पिक्चर रखता है वहाँ पे। The history and art of an area have a potential attractiveness. People visit ancient or picturesque towns and archaeological sites and enjoy exploring castles, palaces and churches. अगर आपको कैथेड्रल चर्च देखना है,
अगर आप वृद्धेश्वर टेम्पल देखना चाहते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर पाटलिपुत्र के पास कुम्हार जाते हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप देखना चाहते हैं, सारनाथ जाते हैं, आप इलाहाबाद कौशाम्बी वगैरह जाते हैं, है ना, आप उज्जैन जाते हैं, तो ये सारी जगह एक हिस्टोरिकल पास्ट को दिखाते हैं। उनका समय एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अपील है, एक टूरिस्ट अट्रैक्टिव सेंटर है, या उसका एक टूरिस्ट अट्रैक्टिवनेस दिखता है। द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कल्चर एंड इकोनॉमी। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है, कल्चर का है जो मोर डेवलप्ड, मोर मेच्योर फॉर्म होता है, उसी को सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं। कल्चर का मतलब होता है हमारा उठना बैठना, खाना पीना, त्यौहार को मनाना, सेलिब्रेट करना, अपने तरीकों को क्या करना, एक्सप्रेस करना, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर। और कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई अगर बिहार में जाके लिट्टी चोखा खाता है, वो भी उसका एक कल्चर है। अगर पश्चिम बंगाल में आके अगर वो माछ भात देखता है, वो भी एक कल्चर है। अगर हम लोग असम की बात करें तो असम में जाके अगर वो एरी मूंगा से बना हुआ अगर साड़ी वगैरह को देखता है, देखती है, अगर वहाँ पे जाके कोई बोरा चावल खाता है या खाती है, अगर पश्चिम बंगाल ओडिशा में जाके कोई रसगुल्ला खाता है, दे ऑल आर कल्चर्स। अगर राजस्थान में जाने के बाद अगर दाल बाटी चूरमा खाना पसंद लगता है, अगर साउथ इंडिया में अगर इडली डोसा उत्पम, इन सब चीज़ों को जो क्यूजीन्स है, अगर हम इसके टेस्ट को एक्सप्लोर करते, दे ऑल थिंग्स बोल सकते हैं कि एग्जिबिट्स आवर कल्चर एंड इकोनॉमी। दिस अट्रैक्ट टूरिस्ट विद अ पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब क्या? जिसके प्रति हमारा अफेक्शन या अफेक्शनिएट होना। पेंचेंट फॉर एक्सपीरियंसिंग एथनिक एंड लोकल कस्टम्स बिसाइड इफ अ रीजन प्रोवाइड्स फॉर द नीड्स ऑफ टूरिस्ट एट अ चीप कॉस्ट। अगर सस्ते कीमत पे अगर अवेलेबल कराता है और उसमें एक यूनिकनेस होती है। अगर आप ओडिशा घूमने के लिए जाते हैं और ओडिशा में जाके अगर आप ऑलिव रिडले टर्टल्स को गहीर माता कोस्ट पे देखते हैं, अगर आप जगन्नाथ टेम्पल में पूजा करने के लिए जाते हैं, वहाँ के यूनिक प्रसाद को अगर आप ग्रहण करते हैं, है ना, अगर आप अमृतसर जाते हैं, वहाँ पे जाके जो ये है क्या उसे बोल सकते हैं, जो ये गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे जाकर अगर चीज़ों को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर या हमारे कॉम्पोजिट कल्चर को या स्पेसिफिक रिलीजन से जुड़े हुए उसके स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल स्टैब्लिशमेंट या आर्किटेक्चरल आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर को दिखा रहा होता है। इट इज़ लाइकली टू बिकम अ वेरी पॉपुलर होम स्टे। अब ये देखिए बहुत अच्छा एक टर्म आया होम स्टे। ये जनरली कर्नाटका वगैरह देखने के लिए मिलता है। गोवा में होम स्टे हैज एमर्ज्ड एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस such as heritage homes in Goa, Madikeri and Coorg in कर्नाटका। हेरिटेज होम का मतलब क्या कि पहले के बने हुए घर हैं और वो कुछ यूनिक स्टाइल से बने हुए, उसका तरीका, उसका आर्ट कुछ ऐसा यूनिक है, उसे ही और अच्छे तरीके से रेजुविनेट कर दिया गया, बना दिया गया, उसे सुधार दिया गया है, उसको डेकोरेट कर दिया गया है। और वहाँ पे जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको पहले के घर के डिज़ाइन क्या होते थे, पहले का आर्ट क्या, और वहाँ पे कुछ दिनों के लिए उन्हें समथिंग रेंट के बदले में रहने देकर उस जगह के कल्चर के बारे में और पहले के कल्चर के बारे में या पहले के कल्चर से उन्हें क्लोजली रूबरू होने का एक मौका दिया जाता है। अब जब हम लोग टूरिज्म की बात करते हैं बच्चे, तो टूरिज्म का भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है। अगर बिजनेस के लिए है, बिजनेस टूरिज्म है। अगर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए है तो वो इको टूरिज्म है। लेकिन अपने एंजॉयमेंट के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक जनरेशन के एंजॉयमेंट और उनके ऑब्जेक्टिव्स को और उनके नीड को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, उसे सस्टेनेबल टूरिज्म कहते हैं। अगर किसी जगह के रिलीजियस नेचर को या रिलीजियस टेस्ट को या रिलीजियस फ्लेवर को एक्सप्लोर करने के लिए टूरिज्म है, उसे रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हेल्थ फैसिलिटीज को एंजॉय करने के लिए, अपने हेल्थ को और बेहतर करने के लिए अगर टूरिज्म है, उसे हेल्थ ओरिएंटेड मेडिकल टूरिज्म भी कहते हैं। और इसी टूरिज्म से जुड़ा हुआ आप लोगों ने जो दूसरी कंट्री में जाने के लिए हमें उस कंट्री के सॉवरेन का एक परमिशन लेना होता है, जिसे वीजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीजा। एक वर्ड सुना होगा पासपोर्ट, एक वर्ड सुना होगा वीजा। तो पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट ही एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है, याद रखेंगे बच्चे, जिससे यह साबित होता है कि आप इंडिया
इंडियन रिपब्लिक हैं, आप इंडिया के नागरिक हैं। बाकी आपके किसी भी आइडेंटिटी कार्ड में ये लिखा हुआ नहीं होता है कि आप इंडिया के नागरिक हैं, सिर्फ पासपोर्ट से ये साबित होता है कि आप भारत के नागरिक हो। तो पासपोर्ट क्या बताता है कि किसी देश के नागरिकता के बारे में, किसी देश के नागरिक के बारे में ऑल डिटेल्स टेल्स। लेकिन अगर वीज़ा की बात करें तो वीज़ा उस कंट्री के में घूमने के लिए, उस कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए उस कंट्री का एक प्रायर परमिशन जो फॉर्मेलिटीज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीज़ा कहते हैं। तो आप लोगों ने मेडिकल वीज़ा का नाम सुना होगा, आप लोगों ने बिजनेस वीज़ा का नाम सुना होगा। तो इस वीज़ा को या इस प्रकार की वीज़ा परमिशन को आप टूरिस्ट प्रोसेस से भी जोड़ के देख सकते हैं। यहाँ पे अबाउट 55,000 पेशेंट्स फ्रॉम यूएसए विजिटेड इन इंडिया इन 2005 फॉर ट्रीटमेंट। This is still a small number compared with the millions of surgeries performed each year in the USA healthcare system. India has emerged as leading country of medical tourism in the world. इंडिया वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल टूरिज्म हब के फॉर्म में उभरा है। भारत चूंकि एक उभरता हुआ विश्व शक्ति है, एक डेवलपिंग कंट्री है, इन फ्यूचर डेफिनेटली वो डेवलप होगा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप हुई, स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरियाज। और लाइक आप लोग, मैं कुछ ब्रांड का नाम बता रहा हूँ, जैसे मेदांता मेडासिटी, फोर्टिस, मैक्सकेयर, ये कुछ ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। अगर हम लोग सिलीगुड़ी की बात करें तो न्यूटिया, आनंदलोक, इनकी बात करें तो ये कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जो महंगे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज हम यहाँ पे सस्ता इलाज देखते हैं। और बाहर से बहुत सारे लोग घूमने के बहाने अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं और इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल सेंटर के फॉर्म में उभरा है। यहाँ पे आगे देखिए, लिखे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स लोकेटेड in the metropolitan cities cater to patients all over the world. Medical tourism brings abundant benefits, पर्याप्त बेनिफिट देता है to developing countries like India, Thailand, Singapore, Malaysia. Beyond medical tourism is the trend of outsourcing. अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के शब्द को समझिए। आउट का मतलब बाहर और सोर्स का मतलब जिस चीज़ से कोई भी चीज़ जनरेट हो रही है, ये काम कराए। जब किसी काम को बाहर के मजदूरों के द्वारा, बाहर के एम्प्लॉइज़ के द्वारा, क्योंकि बाहर एम्प्लॉयमेंट सस्ता है, बाहर उसको कराना हमारे लिए सस्ता पड़ता, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है और कहीं ना कहीं काम में एक प्रकार का क्विकनेस आता है। जब हम किसी काम को ठेके पे बाहर के लोगों के द्वारा कराते हैं या बाहर के एम्प्लॉय मेरे काम को करते हैं, हम इसे ही आउटसोर्स कहते हैं। क्वाटरनरी और क्वीनरी में हम इसे इन डिटेल करेंगे। आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी। एक टर्म बच्चे यहाँ पे आ रहा है, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी मेडिकल साइंस का एक डिसिप्लिन है। और रेडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेडिकल डिसिप्लिन दैट यूजेस मेडिकल इमेजिंग टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीज। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल टेस्ट होते हैं जिसमें हमारी बॉडी की इमेज ली जाती है, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो एफएमआरआई हो, एमआरआई हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों के लिए मेडिकल साइंस में एक डिसिप्लिन, एक टर्म यूज किया जाता है, रेडियोलॉजी। ठीक है। टू इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस एंड अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स, आउटसोर्सिंग होल्ड्स ट्रेमेंडस एडवांटेजेस फॉर पेशेंट्स इफ इट इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी और प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर। अब देखिए बच्चे, यहां पे एक टर्म यूज किया गया है, मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या है कि व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी। जब इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी के साथ साथ आप मेडिकल पर्पस को भी उसमें शामिल करते हैं, अपना हेल्थ भी घूमने फिरने के लिए साउथ इंडिया गए, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल में, वहाँ पे वेल्लोर में जो चेन्नई के पास है, वहाँ पे इलाज भी करा लिया, एक ओवरऑल बॉडी टेस्ट भी अपने फैमिली का करा लिया। तो वहाँ पे हमने एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने हेल्थ फैक्टर का भी ध्यान रख लिया, अपने हेल्थ का भी वहाँ पे एक ओवरऑल टेस्ट करा लिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिकल टूरिज्म। इट lends itself to what is commonly known as medical tourism। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर के यहाँ पे कटिंग दिया गया बेटा कि कैसा यहाँ पे ये दिख रहा है कि
$2 बिलियन का क्वेश्चन कि कैसे आप इसको न्यूज़पेपर कटिंग को आप अपने टेक्स्ट में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। इस डिस्कशन में हमने सर्विसेज के बारे में डिटेल में अपनी बात कही, क्या होता है सर्विसेज का मतलब, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, फॉर्मल सेक्टर क्या है, और टूरिज्म को हमने यहाँ पे इन डिटेल रखने की कोशिश करी है। अगले वीडियो में हम क्वार्टरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ को इन डिटेल करेंगे। इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, या तो आप वीडियो सेशन में या कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। मैं वहाँ पे सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच ऑल।